हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता गहलोत आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के ई कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। द टॉपिक इज़ फैमिली लाइफ साइकिल यानी पारिवारिक जीवन चक्र। यह है एमए फाइनल होम साइंस पेपर 6 का टॉपिक है, यूनिट 2 चैप्टर 2 एंड द टॉपिक फर्स्ट। आज हम इसमें पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र ग्रॉस एवं कैंडल के अनुसार परिवार दो संबंधित युवा व्यक्तियों से प्रारंभ होता है, अपने विस्तृत अवस्था में वृद्धि करता है और अंत में दो वृद्ध व्यक्तियों के रूप में पुनः आ जाता है। अर्थात विवाह के पश्चात नव दंपति नए परिवार की स्थापना करते हैं। प्रारंभ में यह परिवार केवल दो व्यक्तियों तक ही सीमित होता है, फिर संतानोत्पत्ति द्वारा इस परिवार का विस्तार होता है और अंत में जब पति पत्नी संतान के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं तो परिवार पुनः संकुचित होकर दो वृद्ध दंपतियों तक ही सीमित रह जाता है। प्रत्येक परिवार जीवन चक्र की इन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। अब इन 3 अवस्थाओं का हम विस्तृत वर्णन देख लेते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, जिसमें एक चक्र की भांति हमारा पारिवारिक जीवन चलता है। बिगलो ने 1930 में परिवार की जो जीवन चक्र है उनको 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था जिसे प्रारंभिक परिवार कहा जाता है, बिगनिंग फैमिली। द्वितीय अवस्था विस्तृत परिवार कहा जाता है, एक्सपेंडिंग फैमिली। तृतीय अवस्था यानी संकुचित परिवार, कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। ये जो स्लाइड है इसमें पारिवारिक जीवन चक्र की जो तीनों अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था यानी बिगनिंग स्टेज, विस्तृत यानी एक्सपेंडिंग स्टेज और संकुचित अवस्था कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज को एक रेखा चित्र के द्वारा समझाया गया है और साथ में उनकी हमें जो अवस्थाएं हैं वो भी बताई गई हैं। बिगनिंग स्टेज में 3 अवस्थाएं हैं, परिवार का निर्माण, समायोजन, संतानोत्पत्ति। विस्तृत अवस्था शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की उप अवस्थाओं में बटी हुई है। संकुचित अवस्था में भी 3 उप अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्व्यवस्था की अवस्था और सेवानिवृत्ति की अवस्था। ये 3 अवस्थाएं प्रारंभिक अवस्था से लेकर संकुचित अवस्था तक पारिवारिक जीवन चक्र को पूरा करती है। अब एक एक करके हम इन अवस्थाओं का विस्तृत वर्णन देख लेते हैं। पहला आता है प्रथम अवस्था, जिसे स्टेज 1 का नाम दिया गया है। प्रारंभिक परिवार, यह परिवार जीवन की प्रथम अवस्था है। इसे परिवार का स्थापत्य काल भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में स्त्री व पुरुष विवाह के पश्चात नए परिवार की स्थापना करते हैं। विपरीत परिवारों और संस्कृतियों से आए हुए नवदंपति नए परिवार के स्थायित्व के लिए अपनी रुचियों, मूल्यों, अभिवृत्तियों, कार्यों करने के तरीकों आदि में परिवर्तन कर स्वयं को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं और आजीवन एक दूसरे के साथ निभाने का संकल्प भी लेते हैं। इस समय पति पत्नी के विचारों और मूल्यों में भिन्नता होने के कारण वैवाहिक समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। पति पत्नी एक दूसरे को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, अतः परिवार की प्रारंभिक अवस्था समायोजन की अवस्था भी कहलाती है। स्टेज 1 जो है एडजस्टमेंट स्टेज भी कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति को संभवतः अपनी अभिवृत्तियों, मूल्यों और आदतों को इस प्रकार संशोधित करने की आवश्यकता होती है ताकि उनके मध्य कार्यात्मक संबंध स्थापित हो सके। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में दंपति को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी भिन्नताओं को एक रूप देने का प्रयास करना चाहिए और जीवन का एक ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिसे दोनों ही अपना सकें। इस प्रकार जो है ये प्रथम अवस्था है। इसके फिर 3 उप अवस्थाएं बढ़ जाती हैं समायोजन के तहत, परिवार का निर्माण, समायोजन और संतान उत्पत्ति। परिवार की प्रारंभिक अवस्था में स्त्री व पुरुष विवाह संस्कार के पश्चात परिवार का निर्माण करते हैं, जो कि इसकी पहली उप अवस्था है। यह अवस्था स्थापत्य काल कहलाती है क्योंकि इसी अवस्था में पति पत्नी अपने भावी जीवन से संबंधित विभिन्न बातों का निर्धारण करते हैं। परिवार को किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उनका प्रबंध कहाँ से होगा
आय व्यय पर नियंत्रण किस प्रकार और कौन रखेगा आदि बातों का निर्धारण जो दंपति परिवार के निर्माण की अवस्था में ही करते हैं, जिससे उनका भावी जीवन ठीक प्रकार से चलता है। इसके अतिरिक्त परिवार के विस्तार से संबंधित बातें जैसे संतानोत्पत्ति, संतानों की संख्या आदि के बारे में भी नव दंपति इसी समय योजना बना लेते हैं और भावी उत्तरदायित्वों को निभाने की पूर्व तैयारी कर लेते हैं। प्रथम अवस्था में दीर्घकालीन लक्ष्य, कार्य की आदतें, उत्तरदायित्व का विभाजन तथा अन्य प्रारूप निर्धारित किए जाते हैं। दूसरी उप अवस्था है समायोजन की अवस्था। परिवार में समायोजन के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच में समायोजन, ससुराल वालों से समायोजन और आर्थिक समायोजन। पति पत्नी के बीच जो है पारिवारिक जीवन सफलता के लिए इनके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि इन पति जो दंपति हैं इनके बीच में स्वस्थ समायोजन जो है वो होना चाहिए। इसी पर पारिवारिक जीवन की सफलता निर्भर करती है। परिवार में समायोजन का जो दूसरा क्षेत्र आता है वो ससुराल वालों के साथ या कह सकते हैं पति और पत्नी के परिवारों के साथ समायोजन होता है। एकाकी परिवारों में यह समस्या नहीं होती, किंतु संयुक्त परिवारों में नव दंपति को समायोजन करने में, विशेषकर वधू को समायोजन करने में कठिनाई अवश्य आती है, क्योंकि परिवार के विभिन्न लोगों के साथ उसको समायोजन करना पड़ता है। यहाँ पर उसके पुराने संस्कारों एवं जीवन दर्शन को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि जिस परिवेश से वो आई है और जिस परिवेश में आई है वहाँ दोनों ही परिस्थितियाँ कभी कभी बिल्कुल अलग होती हैं और जहाँ पर वधू को समायोजन करना पड़ता है, अन्यथा कलह, कलेश, झगड़े प्राय देखे जाते हैं। यहाँ पर बड़ों का एक जो है बड़ों की समझदारी होती है कि वो अपने इन नव दंपति को समायोजन स्थापित करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। तीसरा जो क्षेत्र समायोजन का आता है वो आर्थिक समायोजन होता है। प्रारंभिक अवस्था में केवल 2 ही सदस्य होने के कारण आय की तुलना में व्यय कम होता है। जो नव दंपति इस अवस्था में भावी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बचत कर लेते हैं, विस्तार की अवस्था में उनका आर्थिक समायोजन अच्छा रहता है। जहाँ पति पत्नी दोनों अर्थोपार्जन करते हैं, वहाँ भी आर्थिक समायोजन पूर्व में ही कर लेने से प्रारंभिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। प्रारंभिक अवस्था में जो तीसरी उप अवस्था है वह है संतानोत्पत्ति। इसका निर्धारण नव दंपति निर्माण की अवस्था में ही कर लेते हैं। संतानोत्पत्ति से परिवार का विस्तार होता है और पति पत्नी के उत्तरदायित्वों में वृद्धि होती है। अब उन्हें पति पत्नी के अलावा माता पिता की भूमिका का भी निर्वाह करना पड़ता है और इस रूप में उन्हें पुनः अपनी रुचियों, मान्यताओं, व्यवहारों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाना पड़ता है। परिवार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, दंपति का जीवन चक्र ही बदल जाता है और यहाँ पर जो है परिवार विस्तार का रूप लेने लग जाता है और यहाँ पर जो पति पत्नी हैं उनकी भूमिकाएं जो हैं वो बदल जाती हैं। तो ये थी प्रथम अवस्था अपनी 3 उप अवस्थाओं के साथ। अब आता है द्वितीय अवस्था, जिसे विस्तार की अवस्था या स्टेज 2 एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर परिवार जो है विस्तार का रूप ले लेता है। परिवार के विस्तार की अवस्था प्रथम संतान के जन्म के पश्चात से प्रारंभ होकर बच्चों के आर्थिक रूप से निर्भर होकर शादी ब्याह के पश्चात उनके नए परिवार की स्थापना तक चलती है। यह अवस्था संतान के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और उनके प्रति असीमित उत्तरदायित्व की अवस्था होती है। इस अवस्था में आय की तुलना में आवश्यकताएं अधिक होती हैं, अतः आर्थिक नियोजन में कठिनाई होती है। जो परिवार अपनी प्रारंभिक अवस्था में बचत कर लेते हैं वे विस्तार की अवस्था में आर्थिक समस्याओं का सामना आसानी से कर लेते हैं। विस्तार की अवस्था में बच्चे केंद्र का बिंदु होते हैं, अतः सारी क्रियाओं का आयोजन उन्हीं के अनुसार किया जाता है। इस अवस्था की उप अवस्थाएं जो हैं वो निम्न हैं: शैशवावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था या स्कूल अवस्था, किशोरावस्था या महाविद्यालय अवस्था का नाम दिया गया है। पहला आता है शिशु अवस्था। इसमें माता पिता के उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं। माता पर विशेष रूप से अतिरिक्त उत्तरदायित्व आ जाता है। माता पिता को शिशु पालन पोषण के संबंध में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चे के पालन पोषण तथा स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा पर व्यय अधिक होता है।
माँ को अपने अधिकांश समय का नियोजन बच्चे के साथ करना पड़ता है। यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं तो माँ के पास समय की बचत हो जाती है और वह उसके अनुकूल अपना कार्य करती है। दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। यह जो अवस्था है बाल्यावस्था, इसमें बालक का क्रीड़ा क्षेत्र घर से बढ़कर पास पड़ोस तक विस्तृत हो जाता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, पड़ोस के बच्चों तथा उसके माता पिता के संपर्क में आता है, इसलिए उनका प्रभाव भी बच्चे पर और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में माता पिता को देखना चाहिए कि उनका बच्चा बुरी संगति में तो नहीं है। उसके स्वस्थ विकास के लिए उसके संगी साथी स्वस्थ आदतों से युक्त होने चाहिए। बालक विद्यालय भी जाने लगता है, क्योंकि यह बाल्यावस्था स्कूल अवस्था कहलाती है, इसलिए इसमें बच्चों की शिक्षा, खेलकूद के सामान व अन्य सामान व उपकरण जो ही उनकी शिक्षा का विकास के लिए आवश्यक है क्रय करने पड़ते हैं। वस्त्रों पर भी व्यय इस अवस्था में बढ़ जाता है, अतः परिवार को पूर्व की तुलना में और अधिक आर्थिक नियोजन करना पड़ता है। इसके साथ ही विद्यालय कार्य भी माता पिता की सहायता की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चों को पोषक भोजन, उपयुक्त वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त आवास व्यवस्था व मनोरंजन व उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी माता पिता को करनी पड़ती है और इसके लिए पूर्व से ही उसकी प्लानिंग जो है वो जिन घरों में हो जाती है वहाँ पर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सकता है। तो परिवार में भी उनके लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना पड़ता है जिसमें रहकर बच्चे का जो है स्वस्थ विकास हो सके। तीसरी इसकी उप अवस्था है किशोरावस्था या महाविद्यालय अवस्था। मानव जीवन की यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर व किशोरियों में अत्यधिक शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसे सामाजिकरण का काल भी कहते हैं। लड़के व लड़की में लैंगिक अंतर जो है, सेक्सुअल जो डिफरेंसेस हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त होने लगते हैं। इस अवस्था में उनमें संतानोत्पत्ति के जैविक गुणों का विकास होने लगता है। शरीर के बाह्य अंगों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शारीरिक अंग परिपक्वता की ओर विकसित होते हैं। इच्छाएं, आकांक्षाएं, रुचियां, मनोवृत्तियां, संवेग भी एक नई दिशा ग्रहण करते हैं। आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, परंतु उनमें स्वयं अपने को भली प्रकार समझने की क्षमता जो है वो एक तरह से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो माता पिता हैं उनका कर्तव्य जो है वो और बढ़ जाता है। इस प्रकार इस अवस्था में परिवार का स्वरूप उसके उत्तरदायित्व व्यापक हो जाते हैं। माता पिता को किशोरों की इन विशेषताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी मान्यताओं, आदर्शों व रुचियों में परिवर्तन करना होता है। माता पिता को अपनी संतान से जो आशाएं होती हैं उनके फलीभूत होने का भी यह काल है। उनकी आशाएं तभी फलीभूत हो पाएंगी जबकि वे उन्हें उचित मार्गदर्शन व उपयुक्त भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक व भौतिक वातावरण प्रदान करेंगे। इस अवस्था में उनके लिए उचित सामान्य व्यावसायिक व औद्योगिक नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। माता पिता को उनकी शैक्षिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक, व्यक्तित्व तथा व्यवसाय संबंधी समस्याओं को हल करने में योगदान प्रदान करना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु पोषण युक्त आहार प्राप्त होना चाहिए बच्चों को, किशोर बच्चों को, क्योंकि इस वक्त इनके शारीरिक डेवलपमेंट का भी स्टेज यही रहता है। इस प्रकार उनके बहुमुखी विकास हेतु पर्याप्त भौतिक, मनोवैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। किशोरावस्था के पश्चात किशोरों को अपने लिए नवीन परिवार का निर्माण करना होता है, इसलिए उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के लिए किसी व्यवसाय विशेष में नियोजित किया जाना चाहिए। व्यवसाय उनकी रुचि, योग्यता व कुशलता के अनुकूल होना चाहिए। इस अवस्था में वह आत्मनिर्भर हो जाता है तथा माता पिता के आश्रय की उसे आवश्यकता नहीं रहती। आर्थिक नियोजन की दृष्टि से यह अवस्था व्ययशील अवस्था है। परिवार को इस समय किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी बचत का उपयोग करना पड़ता है। इस समय शिक्षा तथा वस्त्रों पर अधिक खर्च होता है। तो यह थी द्वितीय अवस्था अपने उप अवस्थाओं के साथ, जिसमें स्कूल पूर्व अवस्था भी थी जिसके अपने मापदंड होंगे। बाल्यावस्था है जो स्कूल अवस्था है, यहाँ पर संगति का ध्यान रखना है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। और किशोर अवस्था बहुत ज़्यादा जिसमें व्यय भी रहता है
और समायोजन की भी अवस्था है। यहाँ पर बच्चे को एक अच्छा मार्गदर्शन देने की अवस्था है, ये समझने की अवस्था है। तो ये जो अवस्था है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल द्वितीय अवस्था कही गई है, क्योंकि इसमें माता पिता के उत्तरदायित्व जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आती है तृतीय अवस्था यानी संकुचन की अवस्था, स्टेज 3 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। यानी जो पहली अवस्था थी वो बिगनिंग स्टेज थी, प्रारंभिक अवस्था थी, जहाँ पर जो परिवार है वहाँ शुरू हुआ, एक साइकिल जो है वो शुरुआत हुई थी। एक्सपेंडिंग स्टेज में फैलाव आया, एक तरह से विस्तृत हुआ परिवार, और परिवार में लोगों की संख्या का बढ़ना हुआ। तीसरी जो स्टेज है वो आती है कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है संकुचित होना, सिकुड़ना। यानी यहाँ पर जो फैमिली है वो सिकुड़ जाती है, और ऐसा कहें अगर चक्र के रूप में देखें तो यह प्रारंभिक अवस्था को होती हुई विस्तृत अवस्था, और फिर विस्तृत अवस्था के बाद वापस तृतीय अवस्था के साथ यह अपनी पारिवारिक जीवन चक्र की ये लास्ट स्टेज है। और यहाँ पर ये जो पारिवारिक जीवन चक्र का जो साइकिल है ये इसी अवस्था के साथ कंप्लीट होता है। तो यह अवस्था भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चों का विवाह यानी एक नया आरंभ भी शुरू होता है। आर्थिक व्यवस्था जो एक बार पूरी हिल जाती है, बच्चों के उत्तरदायित्वों को निभा करते हुए, बच्चों को सेटल करते हुए, बच्चों के कैरियर को देखते हुए, उनके विवाह आदि के बाद जो आर्थिक पुनर्व्यवस्था है उसको देखने की आवश्यकता होती है। और साथ साथ ये रिटायरमेंट की अवस्था होती है, जहाँ पर शारीरिक रूप से व्यक्ति सक्षम नहीं रह पाता है, आर्थिक रूप से भी इतना सक्षम नहीं रह पाता है, और उसको नए नए समायोजन करने पड़ते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों उप अवस्थाओं को देख लेते हैं। आरंभिक अवस्था यानी लॉन्चिंग पीरियड, बच्चों के महाविद्यालय शिक्षा के बाद की अवस्था आरंभिक अवस्था कहलाती है। इसको आरंभिक अवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं, जो परिवार के बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक अपना शिशुकाल, बाल्यकाल और किशोरावस्था के बाद अपने वैवाहिक प्रौढ़ावस्था में कदम रखा और वैवाहिक और कैरियर दोनों में सेटल होते हैं, यहाँ पर एक नया जो दंपति है उसकी बिगनिंग होती है। उनकी लाइफ की एक जीवन चक्र समाप्ति की ओर है और दूसरा जीवन चक्र प्रारंभ की ओर है, इसलिए इसको आरंभिक अवस्था भी बोला गया है। इंग्लिश में इसको लॉन्चिंग पीरियड कहते हैं। अधिकांश माता पिता इस समय लड़के या लड़की की शादी कर देते हैं। लड़के आर्थिक रूप से निर्भर बनने के बाद नौकरी या व्यवसाय का चुनाव कर स्थापित हो जाते हैं और विवाह के पश्चात अपने नए परिवार की स्थापना कर अपने परिवार के उत्तरदायित्वों को वहन करने लगते हैं, जिससे माता पिता पर आर्थिक भार कम हो जाता है। इसलिए ये आरंभिक अवस्था है। इसमें बच्चों का सेटलमेंट कैरियर वाइज भी और लाइफ को सेटल करने के विवाह आदि की अवस्था भी इसी को कहा गया है। सेकंड आता है आर्थिक पुनर्व्यवस्था की अवस्था, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी। बच्चों के नए परिवार की स्थापना के पश्चात माता पिता इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस समय परिवार का आकार छोटा रह जाता है, इसलिए पति पत्नी इस समय विस्तार की अवस्था में हुए व्यय को पुनः समायोजित करने का प्रयास करते हैं और इस हेतु वे अपने कुछ मदों में कटौती करके आय व्यय को समायोजित करने का प्रयास करते हैं। बैलेंस करने लगते हैं कि हमारा कितना व्यय अब तक हुआ है और अब आगे के जो फ्यूचर है, जहाँ पर हमारी बॉडी अब इतनी सक्षम नहीं रहने वाली है, हमारे पास कितनी सेविंग रह गई है। इस सब का मूल्यांकन करने की अवस्था दूसरी उप अवस्था है, जिसे आर्थिक पुनर्व्यवस्था की अवस्था कहा गया है। तीसरा आता है सेवानिवृत्ति की अवस्था, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। यह वह अवस्था है जब माता पिता का आर्थिक दायित्व बच्चों के प्रति समाप्त हो जाता है। बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं और वे अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस समय परिवार पुनः पति पत्नी पर केंद्रित होकर संकुचित हो जाता है। इस समय वृद्ध दंपति को यह चाहिए कि वे अपने जीवन अब सुखमय बनाने के लिए ऐसी अभिरुचियों की खोज व विकास करें जिससे उन्हें बच्चों के सहारे की आवश्यकता नहीं और जिसे वे अपने परिवार के विस्तार काल में समय की कमी के कारण विकसित नहीं कर सके हों।
यदि व्यक्तियों में वृद्धावस्था के लिए पर्याप्त आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना है तो इस अवस्था के आगमन से पूर्व ही उसके लिए भावी योजना बना लेनी चाहिए। इस अवस्था में ऐसे रचनात्मक व्यावसायिक अनुभव एवं कलाएं व्यक्ति में विकसित की जा सकती हैं जो कि वृद्धावस्था में, जबकि शक्ति, स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक योग्यताएं अपेक्षाकृत कम क्रियाशील हो जाती हैं, सहायक सिद्ध हो सकती हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिक समायोजन क्षमता की आवश्यकता होती है। अब उसकी आवश्यकताओं की तीव्रता तो कम हो जाती है, परंतु उसमें सुरक्षा एवं देखभाल की अपेक्षाकृत अधिक आवश्यकता अनुभव होती है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन, वातावरण की परिस्थितियों में परिवर्तन, मानवीय अंतर संबंधों में परिवर्तन आदि सभी परिवर्तनों के साथ जो वृद्ध दंपति हैं उनको समायोजन करना पड़ता है। यदि व्यक्ति में आवश्यक समायोजन स्थापित करने की कुशलता है तथा वह स्वस्थ है तो परिवार के भौतिक वातावरण में परिवर्तन हो जाने पर भी मानवीय संबंध स्वस्थ एवं संतोषजनक बने रहेंगे। यह तभी संभव हो सकता है जबकि वृद्धावस्था आने से पूर्व ही व्यक्ति में व्यावसायिक एवं कलात्मक रुचियों और कुशलताओं को पर्याप्त रूप से विकसित कर दिया जाए। इनके विकास होने से परिवार तथा स्वयं व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुख व संतोष प्रदान करने वाला होगा। भारत में जहाँ संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है, वृद्धावस्था कभी कभी परिवार के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। पारिवारिक मूल्यों व परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के कारण तथा वृद्धों के पूर्णतः निष्क्रिय न बने रहने के कारण परिणाम स्वरूप प्राय घर कलह का केंद्र बन जाता है। परिवार के मानवीय संबंध सुसमायोजन के अभाव में सुमधुर व आकर्षक नहीं रहते हैं। इसलिए वृद्धावस्था से पूर्व ही इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का, अपने आर्थिक जो समायोजन है उसको अच्छे से कर सके। और इसके लिए आजकल बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं, वो अपने एज ग्रुप के साथ इन प्लान्स को एंजॉय कर सकता है। इस समय आवश्यकताएं सीमित होती हैं किंतु स्वास्थ्य पर अधिक व्यय होता है तो आय कम प्रतीत होती है। आय और व्यय के बीच संतुलन बना रहे, इसके लिए वृद्ध दंपतियों को अपनी इच्छाओं को उपलब्ध आय के अनुसार समायोजित करना चाहिए। यदि वृद्ध दंपति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वे पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं। मानसिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए वृद्ध दंपतियों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेना चाहिए तथा अपने रचनात्मक कार्यों में स्वयं को संलग्न रखना चाहिए। इन कार्यों से आय तो अर्जित होती है, समय भी अच्छा व्यतीत होता है। तो सेवानिवृत्ति की जो अवस्था है वो एक तरह से संकुचन अवस्था है, जहाँ पर शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से क्षमताएं जरूर कम हो जाती हैं, परंतु अगर व्यक्ति अपने ही एज ग्रुप के साथ और अच्छे से कोई रिटायरमेंट प्लान को लेकर या फिर अपने अच्छे से प्लानिंग कर कर अपने पति और अपने बच्चों के साथ और अपने पार्टनर के साथ समायोजन करें तो ऐसा संभव है कि ये अवस्था भी सुखमय अवस्था हो सकती है। तो आज हमने पारिवारिक जीवन चक्र को पढ़ा और जाना और उसकी तीनों अवस्थाएं, प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचन की अवस्था को विस्तार से उनकी उप अवस्थाओं के साथ हमने जानने की कोशिश की है। इसके साथ ही ये जो टॉपिक है चैप्टर 2 का, यूनिट 2 चैप्टर 2 का टॉपिक 1 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज आपने इन तीनों अवस्थाओं को उनकी उप अवस्थाओं के साथ अच्छे तरह से जाना होगा और समझा होगा। नेक्स्ट ई कंटेंट में हम इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।